हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ईवीएस सब्जेक्ट से 20 टॉप क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शन से देखते हैं, मूली, शकरकंदी, टेपियोका, आलू। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आलू। आलू ध्यान रखिएगा, आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। अगला क्वेश्चन है, माड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन ए नीला काला, बी नीला बैगनी, सी नीला नारंगी एंड डी नीला हरा। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीला काला। देखिए, माड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर वह नीला काला रंग का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? ऑप्शन से देखते हैं, पीपल, अमरबेल, अंगूर, मनी प्लांट। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरबेल। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, अमरबल्लरी भी कहते हैं। प्रायः यह खेतों में भी मिलती है। यह पौधा एक शाकीय परजीवी है जिसमें पत्ती और पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इसका रंग पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखायुक्त और चिकना होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? ऑप्शन से देखते हैं, सहजन, मैपल, आक, आम। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आम। आम पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह गर्मी के मौसम में पाया जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सामान्य रूप से पाया जाता है। इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? ऑप्शन ए बीजावरण, ऑप्शन बी भ्रूण, सी बीज पत्ती एंड डी बीजांड द्वार। इसमें राइट आंसर होगा बीज पत्ती। देखिए, बीज पत्ती को ही बीज पत्र कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। बीज पत्र को बीज पत्ती कहा जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान बीज की पत्तियों के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? ऑप्शन से देखते हैं, पटल, सिरा विन्यास, मध्य सिरा, वृत्त या पर्णवृत्त। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरा विन्यास। देखिए, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम सिरा विन्यास है। आप लोग इसको याद रखेंगे। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ा होता है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चौड़े हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती पर रेखाओं को सिराएँ कहते हैं। पत्ती पर आप लोग देखे होंगे बहुत सी रेखाएं होती हैं जिनको सिराएँ कहते हैं। ये पत्तों को सहारा प्रदान करती है और पत्ती के माध्यम से पानी और खनिज परिवहन करती है। पत्ती के बीच में एक प्रमुख रेखा को मध्य सिरा कहते हैं। एक पत्ती में सिराओं द्वारा बनाया गया प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यदि यह प्रतिरूप मध्य सिरा के दोनों किनारों पर जाल की तरह है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन से देखते हैं, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लकड़ी। लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए जीवाश्म ईंधन के बारे में समझ लेते हैं। जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक क्रियाओं जैसे गर्मी और दबाव में दबे हुए जीवों के अपघटन द्वारा निर्मित होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं, ये जीवित जीवों के मृत अवशेषों से बने होते हैं। ये सभी को जीवाश्म ईंधन के रूप में माना जाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जैसे जैसे ये जीव मरते गए, उनके शरीर समुद्र के तल में बस गए और रेत और मिट्टी की परतों से ढक गए। इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। प्राकृतिक गैस, लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दबाव ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। इस प्रकार से आप लोग जीवाश्म ईंधन के बारे में समझ गए होंगे। तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन है।
इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन से देखते हैं सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी पारंपरिक स्रोत माने जाते हैं। इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन परंपरागत स्रोत है और सौर ऊर्जा, ज्वार भट्टा ऊर्जा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा ये सब परंपरागत स्रोत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? ऑप्शन में देखिए प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझ लीजिए, पौधे के द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके थोड़े से अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधे के द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, इसको देखना है। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध। हमारे सौर मंडल में बुध ग्रह पृथ्वी से छोटा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन देखिए, जल चक्र पर, वन्य जीवों पर, वनों पर, कृषि पर। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि पर। कृषि पर बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये तापमान बढ़ने से गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है। वैश्विक तापमान के बढ़ने से सैकड़ों वनस्पति प्रजातियां नष्ट हो जाती है। वैश्विक तापमान प्राणी जगत के लिए भी घातक सिद्ध हुआ है। इस प्रकार से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बढ़ते तापमान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है तो कृषि पर पड़ता है। बाकी सभी पर पड़ता है लेकिन सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण का विश्वव्यापी प्रभाव है। वायु प्रदूषण का विश्व भर में प्रभाव दिखने लगा है। देखिए इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, आप लोग ऑप्शन से देखिए। ऑप्शन ए जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन बी CO2 में वृद्धि, ऑप्शन सी ओजोन परत की विरलता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। A, B, C ये तीनों वायु प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। जैसे ऑप्शन ए में समझिए जलवायु में परिवर्तन, वायु प्रदूषण के चलते जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए जलवायु में परिवर्तन का मुख्य कारण मनुष्य ही है। सामान्यतः जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे धीरे होता है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा पेड़ पौधों की लगातार कटाई और जंगल को खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु में भी पड़ने लगा है। दूसरा है CO2 में वृद्धि। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि। वायु प्रदूषण के चलते CO2 में लगातार वृद्धि हो रही है। तीसरा है ओजोन परत की विरलता। वायु प्रदूषण के चलते ओजोन परत को क्षति पहुंचाई जा रही है और धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, उसमें छिद्र होता जा रहा है ओजोन परत में। ये सभी कारण वायु प्रदूषण के कारण ही हो रहे हैं। तो वायु प्रदूषण, ओजोन परत को थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में एक पतली परत होती है, यह लगभग 3 मिलीमीटर चौड़ाई की परत होती है। सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं जिससे हमारी रक्षा होती है, लेकिन यदि यह समाप्त हो जाए तो पृथ्वी तल पर जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके विरल होने के मुख्य कारण, इसको क्षति पहुंचाने का मुख्य कारण समझ लीजिए, उद्योगों से निस्तारित जो गैस होती हैं एवं अन्य रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाला प्रदूषण है। इसके लिए सर्वाधिक घातक CFC है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है सबसे अधिक घातक होती है। यह ओजोन परत में कुछ क्षति पहुंचा रही है, धीरे धीरे नष्ट कर रही है। जो एयर कंडीशनर, जो CFC जो गैस होता है, CFC होता है, यह एयर कंडीशन विलायकों एवं अग्निशामकों आदि से निस्तारण होकर निकलकर ओजोन परत को हानिकारक पहुंचाती है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि वायु प्रदूषण के विश्वव्यापी क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये तीनों इफेक्ट जो हैं वायु प्रदूषण के चलते ही हो रहे हैं।
इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जिससे क्वेश्चन का आंसर जो गलत ना हो सके। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए 1986 में, बी 1988 में, सी 1990 में एंड ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1988 ईस्वी में। भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धरती पर जीव के संरक्षण, संवर्धन तथा जैव विविधता को बनाए रखना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन से देखते हैं। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा, उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत स्रोत और एक गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, तथा परंपरागत स्रोत में आते हैं सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा। इस प्रकार से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा, ये सभी परंपरागत स्रोत हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता को, ऑप्शन बी जल प्रदूषण को, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण को, ऑप्शन डी भूमि प्रदूषण को। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता को। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में रिक्टर पैमाने की खोज की। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। रिक्टर पैमाने की खोज चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन से देखते हैं। सूखा, बाढ़, चक्रवात, मरुस्थलीय। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मरुस्थलीय। जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण मरुस्थलीय नहीं है। जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण सूखा, बाढ़ तथा चक्रवात है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन से देखिए। मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जीवमंडल में मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे ये सभी सम्मिलित हैं। जीवमंडल के अंतर्गत पेड़ पौधे का होना जीवन के अस्तित्व के लिए परम आवश्यक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शाकाहारी घटक कौन है? ऑप्शन में देखिए। मेढक, हिरण, चीता, शेर। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिरण। हिरण जो है यह शाकाहारी घटक होता है। बाकी मेढक, चीता और शेर ये सभी मांसाहारी घटक होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मांसाहारी घटक कौन है? ऑप्शन में देखिए। लोमड़ी, खरगोश, बकरी, हिरण। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोमड़ी। लोमड़ी मांसाहारी घटक होता है। बाकी खरगोश, बकरी, हिरण ये सभी शाकाहारी घटक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो सही कथन है उसको चुनना है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं और कौन कौन से कथन गलत हैं। ऑप्शन ए में दिया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। यह वृक्ष खेजड़ी जो वृक्ष होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। ऑप्शन बी है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वृक्ष में बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जिसके चलते यह वृक्ष बहुत ही छायादार होता है। गर्मी के दिनों में लोग इसके नीचे बैठकर आराम करते हैं तथा बच्चे भी इसके नीचे खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह ऑप्शन ओक वृक्ष के लिए है। ऑप्शन डी जो है, ओक वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, लेकिन यह खेजड़ी वृक्ष की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी, सी बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने के अभिप्राय सीखा जा सकता है? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए परिवार,
ऑप्शन बी खेल और परिवार, सी परिवार समाज और खेल एंड ऑप्शन डी प्रतियोगिताएं आयोजित करना। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिवार समाज और खेल, क्योंकि परिवार समाज और खेल सहयोग भावना से कार्य करने के अभिप्राय से सीखा जा सकता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।